बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील गुरेजा। आज के इस व्लॉग में 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर तो ये है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल अकेले रह गए। ये क्या वजह है और वक्त की सितम ज़रीफ़ी उनको कहाँ पे ले आई है, उसकी मैं 3 मिसालें आपके सामने रखूँगा। जबकि आज एक और ख़बर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग़ालिबन ऐसा सोच रही है कि वो फिर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के बाहर आए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जजेस से बराह रास्त तो नहीं, इनडायरेक्टली शिकवा किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले मैं आता हूँ जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले के ऊपर। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो इस वक्त काजी साहब को ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। मामला ये है, मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया उसके ऊपर नून लीग की जानिब से जो नज़र सानी अपील दायर की गई, उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस कमेटी है 3 रुकनी, उसका इजलास होता है 18 जुलाई को। और उस इजलास के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जो उस मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ। उसकी तफसील में जो सूरत हाल सामने आई, एक तो फैसला ये हुआ कि ये जो रिव्यू पटिशन है इसको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है सितंबर, यानी कि छुट्टियों के बाद, जो कि गर्मियों की छुट्टियाँ अदालती। अब वहाँ पर 2 फरीक थे, एक 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो एक नुक्ते के ऊपर थे, जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो दूसरी साइड पे थे, यानी कि वो तनहा थे वहाँ पर भी। अब फैसला हुआ, काजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये लोगों के आइनी हकूक़ का मामला है और आइनी हकूक़ का जो लोगों का मामला है वो हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम है, लिहाजा इसको जल्दी मुकर्रर होना चाहिए। जबकि दीगर जो 2 जज साहिबान हैं उनका नुक्ता नज़र इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ था। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी जानिब से काजी फ़ाइज़ साहब को ये बताया गया कि रूल्स के मुताबिक ना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ना ये कमेटी छुट्टियों को मनसूख कर सकते, यानी कि कोई इन छुट्टियों को मनसूख नहीं कर सकता, यानी कि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। अब ये वो आईना था जो मुनीब अख्तर साहब की जानिब से चीफ़ जस्टिस को दिखाया गया। उसकी वजह यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो अपना इम्प्रेशन बनाया है, जो उनकी शख्सियत से मुतालिक तासुर है, वो ये है कि वो बाय द बुक चलने वाले आदमी हैं और वो बाय द बुक ही चलते हैं। आपको याद होगा आइन की गोल्डन जुबली के मौके के ऊपर वो जब आए इधर, जो ये अभी इसमें ईवान के अंदर, तो वो आइन अपनी छोटी किताब उसकी लेके आए आइन की, और उन्होंने कहा जी मैं इसके मुताबिक चलता हूँ और इसके मुताबिक काम करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज फिर उनको उन्हीं की विकेट पर जाके जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको वो आईना दिखाया कि आप तो हमेशा रूल्स के मुताबिक चलते हैं, तो इस वक्त आपका जो मौक़िफ़ है उसके रूल्स इजाज़त नहीं देते, लिहाजा ये फिर आगे ही मुकर्रर किया जाए। अब मैं इसकी माजी की आपको थोड़ी सा एक हवाला दे दूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो शख्सियत हैं, मैं अगर ये कह सकूँ कि साबिक 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान जो हैं बिलखुसूस, एक तो साकिब निसार थे और एक जनाब इज़्ज़त माब उमर अता बंदियाल साहब, इनकी नाक में दम किया हुआ था इन्होंने जब वो चीफ़ जस्टिस थे। उसकी वजह यह है कि ख़तूत लिखने का सिलसिला 7 चैम्बर्स हैं, लेकिन इनकी जानिब से मुलाकात की बजाय ख़तूत लिखे जाते थे और बहुत सारी बातें थी, रूल्स की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी, आइन की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी। ये सारा काम उन्होंने स्टार्ट किया और आज फिर उनको उनके अपने एक ब्रदर जज ने उस कमेटी के अंदर बैठ के चैलेंज किया, उन्हीं रूल्स को बुनियाद बना के, जिनको बुनियाद बना के काजी फ़ाइज़ साहब दूसरों को यानी इस्लाह की तवज्जो दिलाया करते थे कि ये मामला इस्लाह तलब है। तो आज उनको उसी सूरत हाल का सामना है और फिर वो अकेले रह गए। इसकी 3 मिसालें हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको पै दर पै जो है मेरा ख्याल है वो शिकस्त का सामना है। यानी अगर आप 3-4 दिन की ही कार्रवाई देख लें या 1 हफ़्ते की कार्रवाई देखें तो 3 ऐसे वाक़यात हैं जो इस बात का मज़हर हैं कि इस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब बतौर चीफ़ जस्टिस बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हैं। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ। एक तो आ गया मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ है जो कि इस केस की कार्रवाई के दौरान उनका रहा, क्योंकि वो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे और जहाँ बल्ले के निशान वाला मामला और इसका आता था तो वो टोक देते थे। लेकिन जब फैसला आया तो उनको मजबूरन उस विकेट पे जाना पड़ा जो दीगर जज साहिबान की राय थी, लेकिन वो काजी फ़ाइज़ साहब की नहीं थी। एक वो हो गई। दूसरा आ जाए एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर। एडहॉक जजेस के लिए 4 नाम तजवीज़ किए और 3 जो मोअज़्ज़िज़ साबिक जज साहिबान हैं उन्होंने माज़रत कर ली। बहरहाल 3 साल के लिए तजवीज़ किया और जब आई बारी मंजूरी की तो 2 जज साहिबान के नाम मंजूर हुए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी माज़रत कर चुके कैटेगोरिकली, और 1 साल के लिए हुआ, वो 3 साल के लिए नहीं हुआ। ये एक और सेटबैक था उनको अपने ही घर से, यानी कि उनके ब्रदर जजेस हैं जहाँ वो बैठते हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं। फिर आ जाए ये तीसरा मरहला, उनकी क्या विश थी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
उनकी ख्वाहिश थी कि यह मुकदमा अवामी आइनी हकूक़ का मामला है, इसको जल्द मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन उनके ब्रदर जजेस ने उनकी तवज्जो दिलाई कि रूल्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि काजी साहब हमेशा रूल्स का हवाला देते थे। तो आज उनको उनकी विकेट पे जाके ये यानी कि मौक़िफ़ उनके आगे रखा गया और वो मजबूर हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी जो है 2 जज साहिबान की अक्सरियत है, उनका जो फैसला है फिर वही फैसला होगा। तो लिहाजा तय ये हुआ कि अब इसके ऊपर जो अपील होगी वो होगी ईद की छुट्टियों के बाद, यानी कि सितंबर के महीने में। तो ये 3 सेटबैक्स हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, जो वो माजी में करते आए। आज उनको उस चीज़ का सामना, मैंने कहा था वजह बताऊँगा। वजह इसकी बुनियादी मेरी ज़ाती राय में, जो मेरी समझ बूझ है उसमें ये बज़ाहिर महसूस होता है कि जब से इस हुकूमत की जानिब से, जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी, यानी कि इजाफी मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी 2 तिहाई अक्सरियत बनी और उन्होंने अपने माइंड को ओपन कर दिया। और माइंड उनका क्या था कि वो आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स का एक पैकेज है जिसको वो आइनी तरमीम के ज़रिए नाफिज करेंगे और उसके तहत चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स होगा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो उसमें इजाफा होगा और फिर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनके तबादले भी हो सकेंगे। तो ये वो सारा आइनी पैकेज था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको अपने घर के अंदर से, अगर मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो एक यानी मुखालफत का सामना है काजी साहब को, तो वो शायद उसकी बुनियादी वजह यह है, मे बी उनके माइंड में ये हो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो इंटेंशंस हैं वो शायद दुरुस्त नहीं है, यानी कि वो एक्सटेंशन के ख़्वाह हैं। इसलिए उनके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दरवाज़ा बंद करने के लिए वो सारे इकट्ठे हुए और काजी साहब को तन्हाई का सामना है। बहरहाल ये उनके लिए बड़ा टफ टाइम है बतौर चीफ जस्टिस, और देखते हैं आगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है कि ये मामला डाइल्यूट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ, वो जिसको कहते हैं स्ट्राइक बैक करना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी शक्ल में हमारे सामने आएगा ज़रूर। लेकिन एक बात का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, बावजूद इस सारे मामलात के, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो पहले जज हैं जिन्होंने ये एक चीफ जस्टिस की ताकत जो है या जो उनका इख्तियार है उसको मुंतकिल किया दूसरों को। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कबल उमर अता बंदियाल साहब थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर रखा उमर अता बंदियाल साहब ने, क्योंकि वो अपनी पावर को दूसरों को मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, अपनी ज़ात तक मरकूज़ रखा। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी उन्होंने उसका फ़ैसला किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और अपनी ताकत जो है उसको मरकूज़ करने की बजाय उसको डिवाइड किया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है और इसके ऊपर कुछ हल्कों में डिस्कशन भी हो रही है कि हुकूमत इस चीज़ पे गौर कर रही है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको किसी तरह अमेंड करे या ख़त्म कर दे। ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो इख्तियार वापस, क्योंकि आप देखें इस वक्त एक खुली जंग है, मैं तो कह रहा हूँ ये ऐलानिया जंग हो रही है, इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ रह नहीं गई। अगर ये उनके ऊपर वार हो रहे हैं, हुकूमत जो कि समझ रही है कि उनके ऊपर वार हर तरफ से हो रहा है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ख़त्म कर दिया या उसको अमेंड कर दिया, यानी कि ये जो जजेस कमेटी है इसको ख़त्म करके ये मामला वापस सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ात तक मुंतकिल कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है वहाँ से गेम बदल सकती है और ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है। इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखेंगे, आपको इसके ऊपर आगाह भी करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वो इसकी बुनियाद पर, यानी शफाफ इलेक्शन की शर्त पर जो असम्बलियाँ हैं उनसे इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं और इसी शफाफ इलेक्शन की गारंटी के ऊपर वो KP असम्बली को तहलील करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब का दावा बड़ा हैरान कुन है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं हमारे, उसके लिए हमारी 5 रुकनी कमेटी जो है कामरान मुर्तज़ा साहब की सरबराही में तश्कील पा गई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मुज़ाकरात भी करेंगे और आगे का जो लाए अमल है वो भी तय करेंगे। तो 2 चीज़ें एक साथ आ गई, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ों के लिए तैयार हैं, इवन KP असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी भी बना दी है जो इनसे मुज़ाकरात करेगी। तो ये तो है मौलाना फजल रहमान साहब का दावा और बड़ा हैरान कुन दावा है। इसके जवाब में बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से खबर आई और उनका ये मौक़िफ़ है, जो कि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का जो दावा है उसकी तरदीद की और उनका ये कहना है कि ना तो मौलाना फजल रहमान साहब से या उनकी पार्टी से ये इस्तीफ़ों के हवाले से कोई बात हुई और ना ही KP असम्बली के तहलील के हवाले से कोई बात नहीं हुई, ऐसी हमारी उनके साथ कोई बात नहीं हुई। मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि मौलाना फजल रहमान जैसी कदावर शख्सियत जो हैं सियासी, वो इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे लिए। लेकिन मेरे नज़दीक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी बात की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मौलाना फजल रहमान साहब की बात की है। बहरहाल इसके ऊपर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है कि आया मौलाना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त था या नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इधर से तरदीद आ गई, उधर से मौलाना की कमेटी बन गई है, तो क्या उनकी जो मुज़ाकराती अमल है उसमें यानी ये चीज़ जो है कहीं असरअंदाज तो नहीं होगी कि मौलाना समझें कि मुझे आप ये कह के गए हैं और जब मैंने कह दिया तो आपने तरदीद कर दी, मुझे झूठा साबित कर दिया, तो ये बात उनके मुज़ाकराती अमल में खलल डाल सकती है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से आज एक इजलास हुआ, कल इजलास हुआ मौलाना इसकी मरीम नवाज़ की सरबराही में, और नवाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे। एक तो बिजली के बिलों के ऊपर उन्होंने बात की कि गरीब आदमी तो छोड़ें, सब के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ये जो बिजली के बिल हैं। और उन्होंने ये कहा कि यानी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है अदलिया, कल आपको याद होगा मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अदलिया के बारे में, तो इसके ऊपर वो ये कहते हैं ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्क के साथ ये कोई अच्छा नहीं किया जा रहा। ये अब ऑब्वियसली उनका इशारा नवाज शरीफ साहब का जजेस की तरफ है, मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा, यानी कि फैसलों के तनाजुर में वो कह रहे हैं। अगली बात वो कहते हैं कि सड़क पर फिरने वाले को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। ये वो दौर है पनामा वाला, आपको याद होगा जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जानिब से कहा गया था कि आप कहाँ इधर उधर फिर रहे हैं, आप हमारे पास लाएँ, हम आपको इंसाफ देंगे। तो ये उस तरफ बात की। और जो कल मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की उसका मेरा ख्याल है उसको इंडोर्स कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मरीम नवाज ने कल कहा कि जो ये फ़ैसला आया है ये मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। तो आज नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मुल्क के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल है इनका ये जो सिलसिला है ये अदलिया की तरफ ये गन्ज़ इस तरह मेरा ख्याल है जारी रहेंगी। देखते हैं सूरत हाल आगे क्या बनती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।